स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय को शुरू करेंगे, ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद का निर्माण राजा, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा से मिलकर के होता है। ब्रिटेन की संसद जनता के प्रतिनिधियों का समूह है और जनप्रतिनिधियों की एक औपचारिक संस्था है। संसद में से ही मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है और ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राजा को उसके कार्यों में परामर्श देने का कार्य करता है। इस प्रकार संसद वो शक्ति का केंद्र है जो जनता और राजा दोनों की अर्थात कानूनी और राजनीतिक शक्तियों का एक सम्मिलन बिंदु है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में संसद की शक्तियां असीमित, अपरिमित, सर्वोच्च और श्रेष्ठ हैं। संसदीय सर्वोच्चता को चुनौती देने वाले वहां पर एक भी सत्ता नहीं है, यहां तक कि स्वयं राजा भी नहीं। संसद की शक्तियां इतनी महान हैं कि वह राजा को अपदस्थ कर सकती है, राजा की शक्तियों को कम कर सकती है और वह चाहे तो राजतंत्र को भी समाप्त कर सकती है। उसके द्वारा बनाए गए कानून किसी भी सत्ता के द्वारा चुनौती से परे हैं। उसकी शक्तियां लौकिक और अलौकिक सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और वह यहाँ तक कि ब्रिटेन के स्थापित राजधर्म को भी परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार से ब्रिटेन में संसद सत्ता का सर्वोच्च केंद्र है और उसको चुनौती देने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं है। ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को विभिन्न विचारकों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। सर एडवर्ड कोक का ये कहना है कि ब्रिटेन की जो संसद है उसकी सत्ता इतनी महान, अनियंत्रित और श्रेष्ठ है कि उसको उसके अधिकार को चुनौती देने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं है। डिलोमे का ये कहना है और उसने बहुत ही रोचक शब्दों में ये कहा है कि ब्रिटेन की संसद की शक्तियां इतनी महान है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त और सारे कार्य कर सकती है। मेरियट ने यह कहा है ब्रिटेन की शक्तियों के संसद की शक्तियों के संदर्भ में कि वह धार्मिक और लौकिक सभी मामलों में सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूर्णतः और बहुत विस्तार से अभिव्यक्त करने वाले विचारक हैं डाइसी। डाइसी ने द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार ब्रिटेन की संसद की शक्तियां इतनी महान हैं कि वह चाहे तो शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, वह चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत भी राजद्रोह का दंड दे सकती है और वह चाहे तो किसी भी गैर कानूनी संतान को कानूनी या वैध घोषित कर सकती है और यदि वह चाहे तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने ही मामले में न्यायाधीश भी बना सकती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद की सत्ता को चुनौती देने वाली दूसरी कोई शक्ति नहीं है, न तो स्वयं राजा है और न ही संविधान। संसदीय सर्वोच्चता की डाइसी ने जो परिभाषा दी है उसके आधार पर संसदीय सर्वोच्चता के निम्न विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। पहली विशेषता तो ये है कि ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय में कोई भी कानून बना सकती है। दूसरी बात यह है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई और चुनौती नहीं दे सकता। अर्थात इसका अर्थ यह है कि कोई भी अन्य ऐसी सत्ता नहीं है जो यह चैलेंज कर सके कि संसद ने यह कानून ठीक नहीं बनाया है। तीसरी बात यह है कि संसद स्वयं
अपने ही द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द भी कर सकती है। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी भेद नहीं है, कोई सीमा चिन्ह नहीं है जो यह तय कर सके कि कौन सा कानून मौलिक है या कौन सा कानून अमौलिक है। अर्थात ब्रिटेन में संवैधानिक कानून और संसदीय कानून के बीच में कोई भी भेद नहीं है। संसद के द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून संविधान का ही एक भाग बन जाता है और संवैधानिक कानून संसदीय कानून का ही एक रूप होता है। और अंतिम बात यह है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून पूरे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त होते हैं। अर्थात ब्रिटिश अधिराज्य के जहां जहां तक ब्रिटिश राजा की सत्ता है वहां वहां तक संसद के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। इस प्रकार से संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत संसद की उस महानता को प्रतिबिंबित करता है जो कि उसे अन्य सभी संस्थाओं से उच्चतर सत्ता प्रदान करता है। यदि इतिहास में अगर हम देखें तो ऐसे अनेक कानून हैं जो इस संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को पुष्ट भी करते हैं। 1701 में बना हुआ उत्तराधिकार कानून या सक्सेशन एक्ट, इस कानून ने राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अमान्य करार दिया और संसद ने राजाओं को चुनने का जो अधिकार है वो स्वयं अपने पास ले लिया, या वह इस संसदीय अधिनियम के द्वारा राजाओं को चुनने का अधिकार संसद को दे दिया गया। 1717 में एक और अधिनियम आया, सेप्टेनियल एक्ट या सप्तवर्षीय कानून। इस अधिनियम के द्वारा संसद ने अपने कार्यकाल को 3 वर्ष से बढ़ा करके 7 वर्ष कर लिया था। इसी प्रकार से 1911 में और 1949 में 2 संसदीय अधिनियम आए और इन अधिनियमों के माध्यम से संसद ने निहित स्वार्थों का गढ़ समझी जाने वाली और उच्च कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉर्ड सभा की शक्तियों में भारी कटौती कर दी और उसे एक द्वितीय श्रेणी का सदन मात्र बना करके रख दिया। इससे यह साबित होता है कि संसद किसी भी प्रकार से किन्हीं भी सत्ताओं की शक्ति को कम या समाप्त कर सकती है। यह जो एक कानूनी विवेचन है, इस कानूनी विवेचन की यदि व्यवहार में परीक्षा की जाए या परीक्षण किया जाए तो स्थितियां बिल्कुल भिन्न नजर आती हैं। व्यवहार में स्थिति ये है कि जो संसद का इतना महिमा मंडन किया गया है, संसदीय सर्वोच्चता को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका व्यवहार ये है कि संसद व्यवहार में अनेक प्रकार की शक्तियों के द्वारा प्रतिबंधित रहती है। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। उस पर प्रतिबंध लगाने वाली जो सबसे प्रमुख शक्ति है वो स्वयं जनमत की शक्ति है। ब्रिटेन का जो जनमत है वो बहुत सुशिक्षित है, जागरूक है और राजनीतिक मामलों में पर्याप्त रुचि लेता है। इसलिए संसद जो कि स्वयं जनता का ही प्रतिनिधित्व करती है, जनमत से विपरीत या विरोध में जाकर के कोई कार्य नहीं करती है। दूसरा है मंत्रिमंडल की शक्तियां। मंत्रिमंडल जो कि सिद्धांततः तो संसद की एक छोटी समिति ही है और उसका कार्य केवल राजा को उसके कार्यों में परामर्श देना मात्र है, लेकिन व्यवहार में संसदीय सरकार ने अपना रूप बदल करके मंत्रिमंडलीय सरकार, और मंत्रिमंडलीय सरकार भी मुख्यतः प्रधानमंत्री सरकार के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। इसका अर्थ यह है कि संसद ने अपनी समस्त शक्तियां व्यवहार में मंत्रिमंडल को दे दी है। मंत्रिमंडल के नेतृत्व में ही संसद कार्य करती है और संसद के समस्त नियम और कानून जो बनाने का कार्य है वो व्यवहार में मंत्रिमंडल ही करता है। इसलिए संसद की जो शक्तियां हैं अब मंत्रिमंडल के द्वारा ये कहा जा सकता है आधुनिक शब्दावली में कि उसके द्वारा ही ग्रहण कर ली गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध करने वाली जो एक व्यवस्था है वो है
प्रत्यायोजित विधान या प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन वह व्यवस्था है जो स्वयं संसद ने ही मंत्रिमंडल को प्रदान की है। संसद के लिए या संसद के तरफ से मंत्रिमंडल ही कानून निर्माण का सारा कार्य करता है। कानून निर्माण ही वो क्षेत्र है जिसके लिए व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। अब स्वयं अपना ही कार्य जब संसद ने किसी और सत्ता को, जो कि यद्यपि उसके भीतर ही विद्यमान है, मंत्रिमंडल को प्रदान करती है, तो भी व्यापक रूप में संसद की शक्तियों में भारी कमी आई है और मंत्रिमंडल की शक्तियों में बहुत इजाफा हुआ है। इसी प्रकार से निर्वाचक मंडल वो ताकत है जो संसद को प्रति 5 वर्ष के पश्चात निर्माण करने का कार्य करता है। संसद अपने निर्वाचक मंडल से की इच्छाओं से परे जाकर के कोई कार्य नहीं करती। जनप्रतिनिधियों को इस बात का इसका पूरा भरोसा है कि यदि वे निर्वाचक मंडल की इच्छाओं के अनुसार कार्य करेंगे तो उन्हें अगली बार फिर से चुन करके सदन में भेजा जाएगा। संसद के स्वयं के अधिकार संसद की शक्तियों को कम करने वाले साबित हो सकते हैं। जैसे कि 1911 में संसद ने अपने कार्यकाल को 7 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया था, इसलिए संसद ने स्वयं ही अपनी शक्ति में कटौती कर ली। लॉर्ड सभा की शक्तियों को कमी करना भी इसी का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से विधि का शासन, जब तक कानून का शासन है, जब तक शासन कानून के अनुसार चलता है, संसद केवल तभी तक अनियंत्रित शक्तियों का उपभोग कर सकती है। वह किसी व्यक्ति या किसी निजी स्वार्थ के इस सम्मुख अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है, वरन कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए ही संसदीय शक्तियों को समझा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी संसद की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। वेस्ट एंड गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस द किंग नामक वाद में यह स्थापित हो चुका है कि सभ्य राष्ट्रों के द्वारा माने जाने वाले सभी कानूनों का पालन ब्रिटेन की संसद भी करेगी या ब्रिटेन में भी उनका पालन किया जाएगा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस, WHO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी वैश्विक संगठन हैं और ब्रिटेन की संसद इन संगठनों के साथ जब संधियां करती हैं तो उन शर्तों को मानने के लिए ब्रिटेन को भी जरूरी हो जाता है और इस प्रकार उन संधियों से यह संसद स्वयं भी प्रतिबंधित हो जाती है। इस प्रकार हम ये व्यवहार में हम यह देख सकते हैं कि कानूनन संसद की जो शक्तियां इतनी महान नजर आती हैं, व्यवहार में स्थिति वैसी नहीं है। संसद की शक्तियां बहुत सारे प्रतिबंधों के मध्य ही संचालित होती हैं और संसद की शक्तियों का जो मूल परिचालन केंद्र है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन की संसद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह गरिमा दुनिया के किसी अन्य